जैसे ही हेमंत खंडेलवाल जी की नियुक्ति हुई, मैंने अपने एक मित्र जो कि भाजपा से जुड़ा हुआ था उससे पूछा कि कौन है हेमंत खंडेलवाल जी। तो वो खुद भी गूगल सर्च करने लगा। 11 दिसंबर 2023 को विधायक दल की मीटिंग में तीसरी पंक्ति में बैठे श्री मोहन यादव को मुख्यमंत्री के रूप में मध्य प्रदेश में नियुक्त करते भाजपा ने सभी को चौंका दिया। दिल्ली की ऐतिहासिक जीत के बाद श्री रेखा गुप्ता को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाकर नया चेहराबाद वाली पॉलिसी पर पूरे देश में एक बार फिर से बहस। उन राज्यों में कई और ऐसे कद्दावर नेता थे जो अपने मुख्यमंत्री की दावेदारी पेश कर रहे थे। मध्य प्रदेश के इंदौर के श्री कैलाश विजयवर्गीय जी जो कि भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव है, वे भी मुख्यमंत्री पद के लिए एक प्रबल दावेदार थे। नया चेहरा वाली पॉलिसी भाजपा ने अपनी नासमझी में उठाया गया कदम है या फिर ये भाजपा को कोई ट्रम्प कार्ड है? श्री मोहन यादव को सीएम बनाने के पीछे भाजपा का उद्देश्य था कि प्रदेश के ओबीसी वर्ग के बीच पेट बनाई जाए कि यूपी बिहार जो कि यादव बहुल क्षेत्र है, वहां के वोटर्स को भी इस बात से लुभाया जाए कि हमारा यादव नेता मध्य प्रदेश में सीएम बना है। हमने पुराने टाइम में भी ऐसे ही चर्चित चेहरों को पार्टी तोड़ते हुए देखा है। हमने श्री ममता बनर्जी को कांग्रेस में चर्चित होने के बाद पार्टी से अलग होकर अपनी पार्टी टीएमसी बनाते हुए देखा है। कांग्रेस का कहना है कि ये नए चेहरे वाले सीएम कठपुतली की तरह कार्य करेंगे। बात को समझना भी जरूरी है कि हमने नए चेहरों के रूप में श्री शिवराज सिंह चौहान और श्री नरेंद्र मोदी को भी पहली बार में ही विधायक बन के सीएम बनते देखा है और ये भारतीय इतिहास के सब सफल मुख्यमंत्रियों में से एक है। 2 जुलाई 2025 को हेमंत खंडेलवाल मध्य प्रदेश में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष में। जब विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भाजपा ने ऐसे प्रदेश में जहां 2003 से यत्र तत्र और सर्वत्र भाजपा का ही शासन है, बीच में एक साल कांग्रेस का छोड़ दे तो प्रदेश में अगर प्रदेश अध्यक्ष के रूप में किसी की नियुक्ति होती है तो ये मुद्दा राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय जरूर बने। जैसे ही हेमंत खंडेलवाल जी की नियुक्ति हुई, मैंने अपने एक मित्र जो कि भाजपा से जुड़ा हुआ था उससे पूछा कि कौन है हेमंत खंडेलवाल जी। तो वो खुद भी गूगल सर्च करने लगा, क्योंकि सच मानिए 2 जुलाई 2025 से पहले हेमंत खंडेलवाल जी को प्रदेश में कोई जानता ही नहीं था। आखिर कौन है हेमंत खंडेलवाल? कि आखिर हेमंत खंडेलवाल कौन है? हेमंत खंडेलवाल कौन है? इसी तरह 2 वर्ष पहले 10 दिसंबर 2023 को जब भाजपा ने छत्तीसगढ़ में अपनी ऐतिहासिक जीत के बाद मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में विष्णुदेव साय का नाम घोषित किया तो देश के राजनीतिक गलियों में एक हलचल पैदा हो गई। ये हलचल चल ही रही थी कि 11 दिसंबर 2023 को विधायक दल की मीटिंग में तीसरी पंक्ति में बैठे श्री मोहन यादव को मुख्यमंत्री के रूप में मध्य प्रदेश में नियुक्त करते भाजपा ने सभी को चौंका दिया। और अगले ही दिन पहली बार की विधायक बने श्री भजन लाल शर्मा को राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त कर भाजपा ने अपने नए चेहरावाद को पूरे देश में फैला दी। अपने इसी नया चेहरावाद की पॉलिसी को आगे बढ़ाते हुए भाजपा ने दिल्ली की ऐतिहासिक जीत के बाद श्री रेखा गुप्ता को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाकर नया चेहरावाद वाली पॉलिसी पर पूरे देश में एक बार फिर से बहस। इन चारों राज्यों के मुख्यमंत्री के नामों पर चर्चा होना तो लाजमी था, क्योंकि ये चारों राज्यों के मुख्यमंत्री नए थे, कम फेमस थे और लो प्रोफाइल वाले थे। इन मुख्यमंत्रियों की तुलना में उन राज्यों में कई और ऐसे कद्दावर नेता थे जो अपने मुख्यमंत्री की दावेदारी पेश कर रहे थे। हम एमपी का एग्जाम्पल लेके इसे समझते हैं। यहाँ पर विधानसभा चुनाव से पहले ही भाजपा ने डिसाइड कर लिया था कि शिवराज सिंह चौहान को तो मुख्यमंत्री नहीं बनाना है, लेकिन उसी एमपी में 2023 में विधानसभा चुनाव के शुरू होने से पहले ही सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर रहे श्री प्रहलाद पटेल जो कि खाद्य प्रसंस्करण मंत्री थे, उनको एमपी बुलाया गया। और इसी प्रकार श्री नरेंद्र सिंह तोमर जो कि कैबिनेट मिनिस्टर थे, कैबिनेट मिनिस्ट्री में कृषि मंत्रालय संभाल रहे थे, उन्हें भी विधानसभा चुनाव के पहले एमपी बुलाया गया। अब देखिए, कैबिनेट स्तर का मिनिस्टर जो कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, बहुत बड़ा मंत्री होता है, इसीलिए ये दोनों सेंट्रल मिनिस्टर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे आगे रहकर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। इसी प्रकार मध्य प्रदेश के इंदौर के श्री कैलाश विजयवर्गीय जी जो कि भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव है, वे भी मुख्यमंत्री पद के लिए एक प्रबल दावेदार थे। विधानसभा इलेक्शंस में शानदार जीत के बाद एक बार तो कैलाश विजयवर्गीय जी के समर्थकों ने रैली निकाली और उसमें नारे लगाए कि हमारा मुख्यमंत्री कैलाश विजयवर्गीय जैसा। साथ ही मध्य प्रदेश में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे श्री वी.डी. शर्मा जी भी इस रेस में अपने आप को एक प्रबल दावेदार के रूप में पेश कर, लेकिन इसके बावजूद सीएम बना था कौन? श्री मोहन यादव। अब बात राजस्थान की। राजस्थान में भी पूर्व मुख्यमंत्री श्री वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे मौजूदा दावेदार। इसके अलावा राजस्थान से सेंट्रल मिनिस्टर श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, सांसद दिया कुमारी और भाजपा के
फायर ब्रांड नेता के नाम से मशहूर बालकनाथ तिजारा भी सीएम की रेस के लिए दौड़ रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री बने तो कौन, पहली बार विधायक बने श्री भजनलाल शर्मा जी। इसी तरह छत्तीसगढ़ में भी पूर्व सीएम श्री रमन सिंह जी और छत्तीसगढ़ के भाजपा के अध्यक्ष श्री अरुण राव जी और वहीं के एक लोकल मिनिस्टर विजय बघेल भी छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री पद के लिए प्रबल दावेदार माने जा रहे थे। लेकिन भाजपा ने सभी को चौंकाते हुए श्री विष्णुदेव साय को अपना मुख्यमंत्री नियुक्त किया छत्तीसगढ़। अब हम इस बात को समझेंगे कि ये नया चेहरा वाली पॉलिसी भाजपा ने अपनी नासमझी में उठाया गया कदम है या फिर ये भाजपा को कोई ट्रम्प कार्ड है। अब इस बात को समझते हैं कि नए चेहरों को लाने के पीछे भाजपा ने कौन से कारण बताए। देखिए, इस मामले में भाजपा का कहना है कि इन लोगों के नाम आपको नए जरूर लग सकते हैं, लेकिन इन लोगों का सियासी करियर बहुत लंबा था। साथ ही राष्ट्रीय स्वयं संघ से जुड़ने के कारण ये नेता लोग अनुशासित हैं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े होने के कारण इन नेताओं में लीडरशिप क्वालिटी पुराने समय से लिए आ रही। इन नेताओं का जमीनी जुड़ाव था और ये संगठन को मजबूत करने के लिए बहुत पहले से ही काम करते आ रहे हैं। लेकिन देश के कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि भाजपा के बताए इन कारणों के अलावा कई बहुत सारे और हिडन कारण भी हैं जिसके कारण भाजपा ने इन नए चेहरों को पॉलिटिक्स में इंट्रोड्यूस किया, जिसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण हिडन फैक्टर जाति समीकरण को साधना था। जैसे कि श्री मोहन यादव को सीएम बनाने के पीछे भाजपा का उद्देश्य था कि प्रदेश के ओबीसी वर्ग के बीच पेट बनाई जाए। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि श्री मोहन यादव को सीएम बनाने के पीछे भाजपा का एक और उद्देश्य था कि यूपी बिहार जो कि यादव बहुल क्षेत्र है, वहाँ के वोटर्स को भी इस बात से लुभाया जाए कि हमारा यादव नेता मध्य प्रदेश में सीएम बना है, ताकि भाजपा वहाँ की विधानसभा और लोकसभा चुनाव में वहाँ के यादवों के वोट भी खींच सके। छत्तीसगढ़ में चूंकि ये जनजाति बहुल क्षेत्र है, यहाँ पर भाजपा चाहती थी कि जनजातीय व्यक्ति को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए ताकि यहाँ के वोटर्स अपने मुख्यमंत्री के साथ एक जुड़ाव महसूस कर सके। इसीलिए भाजपा ने श्री विष्णुदेव साय को अपना मुख्यमंत्री बनाया। इन नए चेहरों को राजनीति के शीर्ष पदों पर लाने के पीछे भाजपा का दूसरा हिडन फैक्टर था अपने संगठन को मजबूत करना। अब आपके मन में सवाल आएगा कि नए चेहरों को लाने से संगठन कैसे मजबूत होता है। इसके पीछे श्री अमित शाह जी की चाणक्य खोपड़ी ने काम किया कि ये नए चेहरे प्रसिद्ध तो कम होते हैं लेकिन संगठन के प्रति वफादार होते हैं। ये नए नेता केंद्रीय नेतृत्व की रणनीति में हस्तक्षेप नहीं करते बल्कि केवल उनके निर्देशों का पालन करते हैं। इससे पार्टी की नीति में एक यूनिफॉर्मिटी आती और इससे ही पार्टी में गुटबाजी नहीं बढ़ती, क्योंकि जो पुराने नेता होते हैं वो अपने आसपास एक लॉबी बना लेते हैं और जिससे कि पार्टी में दरार आने का खतरा हो। हमने पुराने टाइम में भी ऐसे ही चर्चित चेहरों को पार्टी तोड़ते हुए देखा है। हमने श्री ममता बनर्जी को कांग्रेस में चर्चित होने के बाद पार्टी से अलग होकर अपनी पार्टी टीएमसी बनाते हुए देखा है। इसी प्रकार कांग्रेस के पूर्व दिग्गज नेता श्री शरद पवार जी को हमने चर्चित होने के बाद कांग्रेस में फूट डालकर अपनी एक नई पार्टी एनसीपी को बनाते हुए देखा है। नए चेहरों को लाने के पीछे भाजपा का तीसरा अहम फैक्टर ये है कि इससे जो जमीनी कार्यकर्ता है उनमें उत्साह बढ़ता है, क्योंकि जब जमीनी कार्यकर्ताओं को पता चलता है कि एक साधारण कार्यकर्ता भी प्रदेश अध्यक्ष या सीएम तक की कुर्सी को प्राप्त कर सकता है तो हम क्यों नहीं प्राप्त कर सकते। और ये बात अपने कार्यकर्ताओं को ऊर्जावान और निष्ठावान बना। राजनीतिक विश्लेषकों द्वारा चौथा फैक्टर ये बताया जाता है कि नए चेहरों को लाने से पार्टी में जो जड़ता है वो खत्म होती है और एक इनोवेशन आता है। इससे ही एक युग एक नेता वाली सोच पर भी चोट लग, जो कि ये मानती है कि जब तक कोई बड़ा नेता जीवित है तब तक उसे बड़े पद देते रहो। ये चारों फैक्टर हमें बताते हैं कि भाजपा का नया चेहरा वाले पॉलिसी कोई ये भूलचूक नहीं है बल्कि एक मास्टर स्ट्रोक है जो कि राजनीति की दशा और दिशा को बदल सकता है। अब हम इस बात को देखते हैं कि विपक्षी पार्टियां भाजपा की इस नया चेहरावाद वाली पॉलिसी को किस रूप में देख। भारत की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस का कहना है कि भाजपा इन नए चेहरे वाले लोगों को मुख्यमंत्री जैसे अहम पद तक इसलिए पहुंचा रही है ताकि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व यानी कि मोदी और शाह का इन मुख्यमंत्रियों पर सीधा नियंत्रण रहे, क्योंकि जिस व्यक्ति को कल तक अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बाहर कोई नहीं जानता था, अगर उस व्यक्ति को सीएम बना दिया जाएगा तो उसमें स्वामी भक्ति तो जरूर जाएगी और वो हर काम अपने स्वामी यानी अपने केंद्रीय नेतृत्व से पूछकर ही करेगा। कांग्रेस का कहना है कि ये नए चेहरे वाले सीएम कठपुतली की तरह कार्य करेंगे, ना कि अपने विवेक से सोचेंगे, ये केवल दिल्ली के आदेशों का पालन करेंगे। इन नए चेहरों वाली पॉलिसी को लेकर भाजपा पर विपक्ष का दूसरा आरोप है कि इन कम अनुभवी लोगों को सीएम बनाने से राज्य की प्रशासनिक अस्थिरता में वृद्धि होगी और राज्य का जिस गति से विकास होना चाहिए उस गति से राज्य का विकास नहीं हो पाए। कांग्रेस का कहना है कि पंजाब में भी कम अनुभवी सीएम श्री भगवंत मान जी को सीएम बनाने के बाद हमने देखा है कि वहां पर उनके निर्णयों में कई बार अस्थिरता देखी गई है। तो यही हाल अब दिल्ली और राजस्थान का भी होगा, क्योंकि यह इन राज्यों में
पहली बार विधायक बने लोगों को ही मुख्यमंत्री तक बना दिया गया है। विपक्ष का तीसरा आरोप है कि भाजपा दूसरी पार्टियों को पानी पी पी कर कोसती है और ताने मारती है कि उन पार्टियों में इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं। तो भाजपा ने क्या किया? हेमंत खंडेलवाल जी ने जब भाजपा के मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अपने नामांकन भरा तो उनके खिलाफ किसी ने भी नामांकन नहीं भरा। सीएम मोहन यादव हेमंत खंडेलवाल के प्रस्तावक बने और उनका फॉर्म जमा कराया। एक ही नामांकन जमा होने से हेमंत खंडेलवाल का निर्विरोध अध्यक्ष बनना साफ है। तो क्या इससे ये बात साबित होती है कि भाजपा में मध्य प्रदेश में कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं जो प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहे? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो इससे ये बात क्लियर होती है कि केंद्रीय नेतृत्व ने जिस व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष के लिए चुन लिया केवल और केवल वही नामांकन भर रहा है। विपक्ष का भाजपा पर चौथा आरोप ये है कि इन नए लोगों को मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा ने लोगों के साथ धोखा किया। अब धोखा कैसे किया है? क्योंकि लोगों ने अपने जिस पॉपुलर चर्चित और पुराने नेता के नाम पर भाजपा वोट दिया था उसे तो मुख्यमंत्री बनाया नहीं गया, नए लोगों को मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो अब ये नए चेहरे अपने केंद्रीय नेतृत्व के प्रति वफादार होंगे या जनता के लिए रिस्पॉन्सिबल? और संसदीय शासन में तो ऐसा होता है कि जिस भी दल को सबसे ज्यादा विधायक मिलते हैं उनके विधायकों की टीम अपने सीएम को चुनती है। लेकिन क्या सच में यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है? क्या सच में श्री मोहन यादव को और श्री भजनलाल शर्मा को उनके विधायकों ने ही चुना है, या फिर उन्हें भी अपने मुख्यमंत्री का नाम तभी पता चला है जब आप और हमें पता चला? अब आखिरी सवाल ये कि ये भाजपा का नया चेहरावाद वाली पॉलिसी कितनी सफल हो, ये तो कोई नहीं बता सकता। लेकिन हमने देखा है कि जब भी किसी पार्टी ने सत्ता के ऊंचे पदों पर अपने परिवार के लोगों को या कठपुतली नेताओं को शीर्ष पदों पर बिठाया है तो उस समय तो पार्टी यूनाइटेड रही है और सरकार भी मजबूत रही है। लेकिन बाद में उसका हश्र क्या होता है? लेकिन जब उन्हीं पार्टियों के शीर्ष नेता बूढ़े हो जाते हैं तब ये जो नए कठपुतली नेता है या परिवार से आए हुए नए नेता है ये ना तो अपनी पार्टी को बचा पाते हैं ना ही जनता से खुद के नाम पर वोट मांग पाते हैं, और फिर पार्टी का पतन शुरू हो जाता है। क्योंकि अगर कोई नेता अपनी योग्यता साबित करके चर्चित हुआ है और शीर्ष पद पर गया है तो वो नेता अपनी पार्टी में एक वैकल्पिक नेतृत्व को पेश करेगा जिससे कि पार्टी की जीवन प्रत्याशा बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन दोस्तों इस पूरी चर्चा से इधर इस बात को समझना भी जरूरी है कि हमने नए चेहरों के रूप में श्री शिवराज सिंह चौहान और श्री नरेंद्र मोदी को भी पहली बार में ही विधायक बन के सीएम बनते देखा है, और ये भारतीय इतिहास के सब सफल मुख्यमंत्रियों में से एक है।